Good morning students, I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School Rajpura. So dear students, today we will revise our exercise and remaining questions of chapter 7 safety and first aid. Okay students, so you listen carefully. Okay, so let's we get start. So dear students, now we will revise question answer of chapter 7 safety and first aid. Okay, question number first is what is first aid, how is it helpful. फर्स्ट एड मीन्स क्या होता है और ये हमारी हेल्पफुल हमारे लिए कैसे है. आंसर फर्स्ट एड for the first help or treatment provided to an injured person. जो फर्स्ट ट्रीटमेंट किया जाता है, फर्स्ट जो इलाज किया जाता है किसी इंजर्ड पर्सन का, घायल व्यक्ति का. गिविंग फर्स्ट एड कैन सेव लाइफ, सो इट इज़ हेल्पफुल. ओके, तो उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं. अगर हम किसी को फर्स्ट एड देते हैं तो उसका जीवन बच सकता है, सेव हो सकता है. ठीक है, फर्स्ट एड देने की वजह से हम किसी की लाइफ बचा सकते हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए क्या है, हेल्पफुल है. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डज अ फर्स्ट एड किट कंटेन. जो फर्स्ट एड किट होती है उसमें क्या क्या होता है. आंसर ए फर्स्ट एड किट कंटेन मेडिसिन्स. फर्स्ट एड किट के अंदर क्या होता है, मेडिसिन्स होती है. मेडिसिन मीन्स क्या होता है, दवाइयाँ. बैंडेज होती है, बैंडेज, स्ट्रिप्स, पट्टियाँ जो होती है, एंड सीजर्स, कैंची होती है. कॉटन जो रुई होती है वो रखते हैं हम फर्स्ट एड किट के अंदर. एंटीसेप्टिक सोप एंड अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स. एंटीसेप्टिक सोप होती है, एंटीसेप्टिक लोशन होता है, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती है, नीडेड टू गिव फर्स्ट एड, जो फर्स्ट एड देने में हेल्पफुल होती है, यूज़ की जाती है. वो सारी चीज़ें ही हम किस में रखते हैं, फर्स्ट एड किट के अंदर. फर्स्ट एड किट कंटेन्स मेडिसिन्स, बैंडेज, स्ट्रिप्स, सीजर्स, cotton, antiseptic soap and other important things needed to give first aid. Okay students, now our next question number 3 is where should all safety rules be followed. इसमें क्या पूछा है आपसे इस क्वेश्चन में कि जो सेफ्टी रूल्स है वो कहाँ पे फॉलो करने चाहिए, कौन कौन सा प्लेस है जहाँ पे हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. आंसर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टे सेफ एट होम. कहाँ कहाँ पे सेफ रहना ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है. एट होम, घर पे. एट स्कूल, जो हमारा स्कूल होता है वहाँ पे हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. एंड ऑन द रोड, और जहाँ पे हम रोड पे जाते हैं, तो जब हम रोड पे चलते हैं तो वहाँ पे भी हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. सो सेफ्टी रूल्स शुड बी फॉलो इन ऑल दीज प्लेसेस. इसलिए हमें सेफ्टी रूल्स को इन सभी जगहों पर फॉलो करना चाहिए. ओके, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टे सेफ एट home, at school and on the road. So safety rules should be followed in all these places. Okay students, next question number 4 is what are some safety rules to be followed in the kitchen. कौन कौन से सेफ्टी रूल्स हैं जो हमें किचन में फॉलो करने चाहिए. जब आप किचन में जाते हो, रसोई घर में जाते हो, तो वहाँ पे कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. आंसर फर्स्ट पॉइंट इज़ नेवर प्ले और रन इन द किचन. जो आपका किचन होता है वहाँ पे आपको प्ले नहीं करना चाहिए और रन नहीं करना चाहिए, खेलना और दौड़ना नहीं चाहिए वहाँ पे. ओके, सेकंड इज़ वी नीड टू बी केयरफुल. हमें सावधान रहने की ज़रूरत होती है वाइल यूजिंग अ नाइफ. नाइफ मीन्स क्या होता है, चाकू. जब आप चाकू का यूज़ करते हो, नाइफ का यूज़ करते हो, तो आपको किसकी ज़रूरत होती है कि आप केयरफुली उसको यूज़ करो, सावधानी से यूज़ करो. थर्ड इज चिल्ड्रन मस्ट नेवर ट्राई टू लाइट अ गैस स्टोव. जो बच्चे होते हैं उनको गैस स्टोव जलाना नहीं चाहिए, गैस स्टोव जलाने के लिए ट्राई भी नहीं करना चाहिए. ओके, उससे क्या हो जाएगा, या तो आग लग जाएगी या फिर आप जल सकते हो. So first point is never play or run in the kitchen. We need to be careful while using a knife. Children must never try to light a gas stove.
So students, our next question is question number 5. How can talking on the mobile phone while driving be risky? जब हम ड्राइविंग करते हैं, जब हम व्हीकल चलाते हैं, तो मोबाइल पे बात करना रिस्की कैसे होता है, खतरनाक कैसे हो सकता है? आंसर, टॉकिंग ओवर द मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग कैन कोज एक्सीडेंट्स. जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हो और फ़ोन पे बात करते हो तो उस टाइम पे वो उसकी वजह से का एक्सीडेंट भी हो सकता है, दुर्घटना भी हो सकती है. सो टॉकिंग ऑन द मोबाइल फ़ोन आर रिस्की वाइल ड्राइविंग. इसलिए जब हम फ़ोन पे बात करते हैं ड्राइविंग करते टाइम तो ये हमारे लिए रिस्की होता है, इसलिए हमें फ़ोन पे बात नहीं करनी चाहिए जब हम ड्राइविंग करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो यू विल लर्न ऑल द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 3rd, today's our topic is chapter number 16. डियर स्टूडेंट्स, हमने हमारा जो 3rd क्लास है उसके अंदर रिवीजन स्टार्ट कर दिया है फॉर SA1 एग्जाम. सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो रिवीजन है उसके अंदर हमने फर्स्ट और सेकंड जो चैप्टर है उसको रिवाइज कर लिया है. टुडे वी विल स्टार्ट द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 6, पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. इंडिया के जो राजनीतिक फीचर्स हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में रिवाइज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू द चैप्टर. फर्स्ट, इस चैप्टर में क्या है? पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. इंडिया के जो राजनीतिक फीचर्स है उनके बारे में हम इस चैप्टर में बताएंगे. सबसे पहले क्या है कि ये जो चैप्टर है, ये जो हमारे जो इंडिया है इसके अंदर 7 कॉन्टिनेंट्स, वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स है और वर्ल्ड के जो 7 कॉन्टिनेंट्स है उनके अंदर 195 कंट्रीज है. 7 कॉन्टिनेंट में 195 कंट्रीज है और उन 195 कंट्रीज में से इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के हिसाब से. मतलब एरिया के हिसाब से इंडिया 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है वर्ल्ड में. इट इज सिचुएटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया. ये एशिया के साउदर्न पार्ट में सिचुएटेड है, एशिया के साउथ में है. अलॉन्ग विद इट्स नेबर्स इट इज कॉल्ड ए सब कॉन्टिनेंट. इसका आस पड़ोस को देखते हुए इसे एक उप महाद्वीप कहा जाता है, सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है. इंडिया इज स्प्रेडेड फ्रॉम मोस्ट ऑफ एशिया बाय द हिमालय. इंडिया जो है वो सेपरेटेड है मोस्ट ऑफ किसके? हिमालय से. एशिया से सेपरेटेड है हिमालय हुए. हिमालय जो है वो नेचुरल बाउंड्री है इंडिया की. और जो इंडिया है वो सराउंडेड है बे ऑफ बंगाल से ईस्ट साइड से. इंडिया के ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल लोकेटेड है और अरेबियन सी इंडिया के वेस्ट में लोकेटेड है और इंडियन ओशियन इंडिया के साउथ में लोकेटेड है. इट इज ऑल्सो ए सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. एरिया के हिसाब से 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है और पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है. न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. इंडिया कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली. और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो मोर देन 11 मिलियन है, यानी कि 11 मिलियन से अधिक इंडिया की पॉपुलेशन है. नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है? पड़ोसी देश. इसके जो राजनीतिक फीचर है उसके अंदर हम इसके पड़ोसी देश, इसके स्टेट्स, इसके कैपिटल्स को लर्न करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इंडिया की बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो हम इस मैप के माध्यम से आपको बताते हैं. सबसे पहले नेपाल, नेपाल, भूटान और चाइना, ये इंडिया के नॉर्थ में लोकेटेड है यहाँ पे. और नेक्स्ट श्रीलंका और मालदीव, ये इंडिया के साउथ में लोकेटेड है. बांग्लादेश एंड म्यांमार लोकेटेड इन द ईस्ट. बांग्लादेश और म्यांमार इंडिया के ईस्ट में लोकेटेड है. पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वो कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट में. अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है. अब पॉलिटिकल डिविजन्स क्या क्या हैं इसके? इंडिया इज ए लार्ज कंट्री इन टर्म ऑफ बोथ एरिया एंड पॉपुलेशन. दोनों ही एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से, दोनों हिसाब से ये बड़ी कंट्री है. वी हैव ए यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट एट द सेंटर that forms of law and rules from the whole nation. क्या है हमारे पास? सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट. और सेंट्रल गवर्नमेंट का मीनिंग होता है जो हमारी केंद्र सरकार होती है वही, और जो वो पूरे राष्ट्र के लिए कानून बनाती है. द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री. है हमारी कंट्री का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है. इट इज डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द लॉज एंड ऑर्डर इन ईच पार्ट ऑफ द कंट्री. ये
ये डिफिकल्ट होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंप्लीट जो कंट्री है उसकी देखरेख कर सके, वहां पर लॉ लागू कर सके। इसीलिए जो हमारा इंडिया है उसको डिवाइडेड किया हुआ है स्मॉलर एरिया में, और वो स्मॉलर एरिया क्या कहलाते हैं? स्टेट्स कहलाते हैं। द स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया के 28 स्टेट हैं। हर स्टेट के पास अपनी खुद की कैपिटल है और हर स्टेट के पास अपनी खुद की गवर्नमेंट है। राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा स्टेट है और गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपको पढ़ा चुकी हैं, अभी मैं सिर्फ आपको ये रिवाइज करवा रही हूँ। नेक्स्ट है यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इंडिया की जो यूनियन टेरिटरीज है वो बेटा अभी फिलहाल कितनी यूनियन टेरिटरीज है? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज आर द पार्ट ऑफ इंडिया विच इज डायरेक्टली गवर्नड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो यूनियन टेरिटरीज है वो इंडिया का पार्ट है और वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गवर्न होती हैं। देर आर 8 यूनियन टेरिटरीज। आवर कंट्री हैज 8 यूनियन टेरिटरीज। हमारी कंट्री में 8 यूनियन टेरिटरीज है। पहले 9 थी, अब 2 को 1 कर दिया गया। जैसे दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव जो है, इन दोनों को मिला के 1 कर दिया गया। तो अब कितनी यूनियन टेरिटरीज है? 8। फर्स्ट कौन सी है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सेकंड चंडीगढ़। थर्ड दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। फोर्थ है लक्षद्वीप। फिफ्थ पुडुचेरी। सिक्स दिल्ली। 7 जम्मू एंड कश्मीर और 8th है लद्दाख। जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गवर्न होती हैं। अंडमान और जो निकोबार है वो सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरीज है। लक्षद्वीप जो है वो सबसे छोटी यूनियन टेरिटरीज है। अलग जो भाषाएं हैं वो इंडिया के अंदर बोली जाती हैं, अलग अलग स्टेट के अंदर और अलग अलग यूनियन टेरिटरीज के अंदर। पीपल ऑफ इंडिया हैज देयर ओन कल्चर, कस्टम एंड ट्रेडिशन। इंडिया के जो लोग हैं उनका खुद का कल्चर होता है, कस्टम और जो रीति रिवाज हैं, जो ट्रेडिशन है वो अलग अलग है। देयरफॉर आवर कंट्री कैन राइटली बी कॉल्ड द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। इसीलिए जो हमारी कंट्री है उसकी धरती को हम विविधताओं की धरती कहते हैं। यट ऑल आर इंडियन, लेकिन इसके बाद भी सभी क्या है? इंडियन है, सभी भारतीय हैं। एवरी इंडियन लव्स हिज हर मदरलैंड इंडिया। जितने भी जो इंडियंस हैं सभी इंडियंस अपनी मातृभूमि को प्रेम करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारे 28 स्टेट्स हैं, आपको सभी स्टेट्स और उनके कैपिटल्स को बहुत अच्छे से लर्न करना है, बहुत अच्छे से विद स्पेलिंग। फर्स्ट हमारा स्टेट क्या है? आंध्र प्रदेश। ANDHRA आंध्रा, PRADES। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद। सेकंड है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कैपिटल है ईटानगर। थर्ड है आसाम। आसाम की कैपिटल है दिसपुर। फोर्थ है बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। फिफ्थ है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की कैपिटल क्या है? छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। सिक्स्थ है गोवा। गोवा की है पणजी। 7th है गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। 8th है हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। 9th है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। 10th है झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची। 11th है कर्नाटका। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। 12th है केरला। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। 13th है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। 14th है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। 15th है मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। 16th है मेघालय। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। 17th है मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। 18th है नागालैंड। नागालैंड कैपिटल है कोहिमा। 19th है उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर। 20th है पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। 21st है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। 22nd है सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। 23rd है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। 24th है तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। 25th है त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। 26th है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। 27th है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। और 28th है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कैपिटल है कोलकाता। सो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो लर्न कंप्लीटली दीज स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स। बेटा आपको ये स्टेट्स और कैपिटल कंप्लीटली विद स्पेलिंग लर्न करने हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। Student of 3rd class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher.
in previous class we have done our fourth chapter revision, and now in this class we will start our chapter fifth revision, the tale of zero. So let's start. It's our exercise. First exercise first, choose the correct option. हमें correct option choose करने हैं. First, zero grave into a blank figure. A huge, B thin, C small. तो इसमें क्या आ जाएगा? ह्यूज. ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट. सेकंड है, वंस, फोर एंड सेवंस वर ब्लैंक एंड लिंकी. ए हैंकी, बी हैप्पी, सी स्किनी. तो क्या आ जाएगा इसमें? सी स्किनी. सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट. थर्ड है, वंस, फोर्स and sevens made zero their blank. A mother, B servant, C boss. तो क्या बनाया था? boss. सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट. फोर्थ, whether cubed or squared zero remain blank. A 1, B 0, C 1000. तो इसमें क्या आएगा? ज़ीरो. बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट. पार्ट बी है, राइट T4 ट्रू एंड F4 फॉल्स स्टेटमेंट्स. हमें टी राइट करना है ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए एंड एफ राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए. First, initially zero was very small. False. Second, when zero was put in front of figure with a dot in between, the value of the figure was reduced. True. Third, when zero was squared, it gained in value. False. Fourth, when zero came after a figure, it felt important. True. And part C है, tick the correct meaning of each word. First is speak. To be fond of. A very small spot piece. क्या आ जाएगा? ये. Second है skinny. A है very thin, B है part of skin. तो क्या आ जाएगा? Very thin. Third है envy. फर्स्ट है टू वॉच क्लोजली एंड सेकेंड है टू बी जेलस. तो क्या आ जाएगा? टू बी जेलस. फोर्थ है ट्विंडल. टू स्विंग फ्रीली. टू बिकम लेस. तो क्या आ जाएगा? टू बिकम लेस. फिफ्थ है मार्वल. टू बी वेरी सरप्राइज्ड. टू ब्यूटिफाई. तो क्या आ जाएगा? टू बी वेरी सरप्राइज्ड. सिक्स्थ है स्क्वेट. टू वॉमिट. टू सिट ऑन वंस हील. तो क्या आ जाएगा? टू सिट ऑन वंस हील. एंड पार्ट डी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट. फर्स्ट, zero never said no to a plate full of blank. Porridge या pudding? Porridge. Second, zero was so blank and important looking. Round. Third, the figure value blank when zero was placed before them with a dot between them. Dwindle.
Fourth, Zero stretched himself, stood on tiptoe, and blank himself. Squatted. And so, students, I hope you will understand this fourth chapter revision, and this revision you also learn in your book and notebook. Thank you and have a nice day. Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are reading chapter computer hardware and software. So student, read this chapter very carefully. Today we are reading software. Software क्या होता है? Software are two types. Software two types के होते हैं. Application software, second है system software. Application software and system software. Application software is designed to perform some specific type of work such as drawing, writing, playing game, etc. Application software किस लिए डिज़ाइन किया गया है? परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क के लिए, सच एज ड्राइंग, राइटिंग, प्लेइंग गेम, एक्सेट्रा. इट इज़ यूज बाई प्रोफेशनल. इसलिए यूज़ होता है, यूज बाई प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स, वेब मास्टर, प्रोग्रामर्स, एक्सेट्रा. किसके लिए यूज़ होता है ये? प्रोफेशनल के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वेब मास्टर या प्रोग्रामर्स के लिए. एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम. कैसे यूज़ होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर हार्डवेयर थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम. सम एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल क्या है? MS वर्ड, MS एक्सेल, वर्ड पैड, नोट पैड और पेंट. ये सभी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल. नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल एंड मैनेज ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के सभी पार्ट्स का कंट्रोल एंड मैनेज करना. ओवरऑल एक्टिविटी, जो ओवरऑल जो एक्टिविटी होती है वो के कंप्यूटर सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम में. सो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज लाइक ए मैनेजर ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन कंप्यूटर सिस्टम. सो सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम कैसे लाइक करते हैं? एज ए मैनेजर डिफरेंट थिंग्स of a computer system. In other words, we can say that the system software is the collection of program that control overall operation and performance of the computer system. Other words में क्या कह सकते हैं? We can say system software is the collection of program का collection करता है that control the overall operation, जो overall operation को control करता है and performance को to the computer system. Operating system is the main example of system software. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? मेन एग्जाम्पल होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का. दी मेन फंक्शन ऑफ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर आर. सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेन फंक्शन होता है टू यूटिलाइज द एफिशिएंसी ऑफ हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर. कंप्यूटर हार्डवेयर में जो एफिशिएंसी होती है उसे यूटिलाइज करना. यूटिलाइज द एफिशिएंसी ऑफ हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर. सेकेंड है टू मेक द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू डू टास्क. Some example of system software are Microsoft Windows, Linux, Unix, Mac OS X and DOS. ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के. All students, today homework is paste the picture of 3 hardware parts that are found inside a CPU in your scrapbook and also maintain their name. Thank you. Have a nice day. Good morning students, I am Anu Yadav, your GK and conversation teacher of 3rd class from MLP International School Rajpura. Students, today we discuss our conversation daily uses sentences. Students, these classes are running for your revision of Essay 1. So students, please attend these classes, these conversation classes and complete your pending work which you left. So students, let's revise our conversation sentences. First of all, mention date, then your heading. Translate the following sentences into English. Let's start. We have done our 10 conversation sentences in previous class, so we start from 11th number. Our 11th sentence is, उसने मेरे प्रश्न का सही जवाब दिया. He answered my question correctly. He answered my question correctly. He
answered, answered. My, my. question, question. correctly, correctly. He answered my question correctly. 12th is वह एक सब्जी बेचने वाला है. He is a greengrocer. सब्जी बेचने वाले की इंग्लिश क्या होती है? ग्रीन ग्रोसर. वह एक सब्जी बेचने वाला है. He is a greengrocer. he is a green green grocer grocer. He is a green grocer. 13th is वह एक ईमानदार इंसान है. He is an honest person. He is an honest person. He is honest honest person. ईमानदार की इंग्लिश क्या होगी? Honest. He is an honest person. वह एक ईमानदार इंसान है. He is an honest person. 14th is दिल्ली भारत की राजधानी है. Delhi is the capital of India. दिल्ली भारत की राजधानी है. Delhi is the capital of India. राजधानी की इंग्लिश क्या होगी स्टूडेंट्स? कैपिटल. DELHI Delhi. IS is THE the CAPITAL capital. OF INDIA India. Delhi is the capital of India. दिल्ली भारत की राजधानी है. Delhi is the capital of India. 15th is हमें जिद नहीं करनी चाहिए. आपके पेरेंट्स बोलते हैं आपको कि आप जिद करते हो बहुत, हमें जिद नहीं करनी चाहिए. We should not insist. जिद करने की इंग्लिश क्या होगी? Insist. WEVSHOULD should NOT not INSIST insist. We should not insist. हमें जिद नहीं करनी चाहिए. We should not insist. Students, let's revise again. Our 11th sentence is उसने मेरे प्रश्न का सही जवाब दिया. He answered my question correctly. He answered my question correctly. वह एक सब्जी बेचने वाला है. He is a greengrocer. He is a greengrocer. वह एक ईमानदार इंसान है. He is an honest person. वह एक ईमानदार इंसान है. He is an honest person. 14th is दिल्ली भारत की राजधानी है. Delhi is the capital of India. Delhi is the capital of India. हमें जिद नहीं करनी चाहिए. We should not insist. We should not insist. हमें जिद नहीं करनी चाहिए. We should not insist. Students, today we discuss our 15th conversation sentences 11 to 15 daily uses sentences. First of all, write them in your conversation notebook neat and cleanly, and I hope you understand these sentences. Learn them also. Thank you students. स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों, मैं करा रही हूँ आज कक्षा 3 में पाठ 4 ईदगाह. पहले हम शिक्षण संकेत पढ़ेंगे. प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि कैसे एक छोटा गरीब लड़का अपनी बूढ़ी दादी से बेइंतहा प्यार करता है. जिस उम्र में छोटे बच्चे अपने लिए मेले से खिलौने खरीदते हैं, उसी उम्र में हमीद नामक एक छोटा बच्चा मेले से अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा खरीदना पसंद करता है, ताकि रोटी बनाते समय दादी का हाथ न जलने पाए. आइए पूरी कहानी को विस्तार से जानें.
छोटा हमीद एक गरीब बालक था। उसके माँ बाप नहीं थे, बस एक बूढ़ी दादी थी। कौन थे हमीद के? सिर्फ एक बूढ़ी दादी थी। दादी घर घर काम करके कुछ पैसे कमाती थी और गुजारा करती थी। ईद का त्यौहार आया, ज्यों त्यों करके दादी ने उसके लिए नए कपड़े बनवा दिए, कुछ मिठाइयाँ भी बनवा ली। दूसरे दिन गांव में मेला था। हमीद ने दादी से कहा, बड़ी अम्मा कुछ पैसे दे दो ने, नमाज के बाद मैं भी मेला देखने जाऊंगा। दादी ने ढूंढ ढांड कर उसे 10 रुपये दे दिए। दादी बोली, बेटा हमीद, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, बस इतने ही हैं, कुछ खा पी लेना, कुछ खेल तमाशा देख लेना। तो हमीद की दादी क्या करती थी? दूसरों के घर में काम करती थी। वो बड़ी मुश्किल से उसने क्या करवाया, हमीद के लिए नए कपड़े बनवाए और मिठाइयाँ बनवाई, क्योंकि वो बहुत कम कमाती थी। ठीक है। दूसरे दिन सवेरे ही बच्चे अपने अपने घर वालों के साथ निकल पड़े। हमीद अकेला था। दादी को फ़िक्र हो रही थी। हमीद ने कहा, तुम फिक्र नहीं करो बड़ी अम्मा, मैं अपने दोस्तों के साथ रहूँगा। वह सबके साथ ईदगाह गया। किसके साथ गया था हमीद? हमीद ईदगाह अपने दोस्तों के साथ। ईदगाह में बहुत लोग थे। हमीद लाइन में खड़ा हुआ। उसने सबके साथ नमाज अदा की। नमाज के बाद सब एक दूसरे के गले मिले। फिर लोग मेले में आए। एक तरफ हिंडोले थे और चरखियाँ थीं। हिंडोले क्या होते हैं? झूले। हिंडोले में बैठने के 3 रुपए थे, चरखी में बैठने के 2 रुपए। चरखी में लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊँट थे। बच्चे उन पर बैठकर चारों ओर घूमते थे। हमीद के दोस्त महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी सब चरखी में बैठे। हमीद की भी चरखी में बैठने की इच्छा हुई। तो चरखी में बैठने के कितने रुपए थे? 2 रुपए, और हिंडोले में बैठने के 3 रुपए थे। ठीक है। तो हमीद के सभी दोस्त किस में बैठे? चरखी में। लेकिन हमीद के पास क्या था? पैसे कम थे। ठीक है। लेकिन पैसे कम थे। फिर उसने सोचा, अरे गोल गोल घूमने से क्या फ़ायदा, सिर चकराएगा। सब बच्चे आगे गए। वहाँ मिठाइयों की दुकानें थी। उसके दोस्तों ने खूब मिठाई खाई। हमीद की भी मिठाई खाने की इच्छा हुई। फिर उसने सोचा, यहाँ मिठाई खाना क्या ज़रूरी है, दादी ने घर में सेवइयाँ बनाई है, मैं घर जाकर सेवइयाँ खा लूँगा। सभी बच्चे फिर आगे बढ़े। आगे खिलौनों की दुकानें थी। मिट्टी के बड़े सुंदर सुंदर खिलौने थे। सब बच्चों ने खिलौने लिए। नूरे ने 6 रुपये में एक वकील लिया। महमूद ने बड़ा गुब्बारा लिया। सम्मी ने प्लास्टिक की बंदूक ली। हमीद की खिलौने लेने की बड़ी इच्छा हुई, लेकिन उसके पास इतने पैसे कहाँ थे। फिर बच्चे और आगे गए। वहाँ दुकानों में घर की चीज़ें थीं। हमीद ने एक जगह लोहे का चिमटा देखा। उसने सोचा, दादी के पास चिमटा नहीं है, रोटी बनाते समय दादी का हाथ जल जाता है, क्यों न दादी के लिए चिमटा ले लूँ। उसने 10 रुपये देकर चिमटा ले लिया। तो क्या ख़रीदा बच्चों? दादी के लिए हमीद ने चिमटा, और अपने लिए ना कुछ खाया, ना पिया, और ना ही हिंडोले में बैठा। ठीक है ना। हमीद के दोस्त उसे देख हंसने लगे। एक ने कहा, अरे यह चिमटा क्यों लाया? हमीद ने कहा, यह भी तो एक खिलौना है, कंधे पर रखो तो बंदूक है, हथेली पर मार कर बजाओ तो बाजा है, चोर आ जाए तो हथियार है ना बड़ा मज़ेदार। तभी नूरे का वकील हाथ से छूटा, नीचे गिरा और टूट गया। महमूद का गुब्बारा फूट गया। बच्चों को हमीद से जलन सी होने लगी। 11:30 बजे बच्चे गांव को लौट आए। दादी ने हमीद को गोद में उठा लिया। उसने चिमटा देखा तो पूछा, यह कहाँ से लाए? तुमने खरीदा? हमीद ने हाँ कहा। दादी ने कहा, कैसे पागल लड़के हो,
न कुछ खाया न पिया, यह चिमटा उठा लाए, यह कोई खिलौना है? हमीद ने कहा, बड़ी अम्मा, यह तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम हाथ से रोटी उठाती हो तो तुम्हारा हाथ जल जाता है ना, इसलिए। दादी यह सुनकर गदगद हो उठी, गदगद यानी बहुत खुश हो गई। उनकी आंखें बाहर आई, उसने हमीद को गले लगा लिया। तो देखा बच्चों, हमीद अपनी दादी से कितना प्यार करता था और गरीबी में भी उसने जीना सीख रखा था। तो सभी को क्या करना चाहिए, जैसे भी हालात हो उसी हिसाब से अपने आप को ढालना चाहिए। तो ये पाठ मैंने आपको पढ़ा दिया है, अभी मैं कराऊंगी इसके अभ्यास। लिखित प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। हमीद किसके साथ रहता था, दादी, दोस्त या अम्मी? सही उत्तर होगा दादी। हमीद कैसा बालक था, अमीर, बदमाश या गरीब? तो इसका सही उत्तर होगा गरीब। हिंडोले में बैठने के कितने रुपए लगते थे, 2 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये? तो सही उत्तर होगा 3 रुपये। हमीद ने मेले से दादी के लिए क्या खरीदा, मिठाई, चिमटा या खिलौना? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, चिमटा। अगला प्रश्न है, सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाओ। पहला वाक्य है, हमीद दादी को बड़ी अम्मा कहकर बुलाता था। ये बिल्कुल सही है, इस पर सही का निशान लगेगा। हमीद के पास बहुत सारे रुपए थे, ये गलत है क्योंकि हमीद तो बहुत गरीब था। दादी ने हमीद को 10 रुपये घूमने के लिए दिए थे, ये भी सही है, इस पर आपको सही का निशान लगाना है। हमीद दादी के लिए चश्मा लाया, ये वाक्य गलत है क्योंकि हमीद क्या लेकर आया था दादी के लिए, चिमटा। तो यहाँ पर हम गलत का निशान लगाएंगे। हमीद के माँ बाप नहीं थे, ये भी सही है क्योंकि हमीद के माँ बाप मर चुके थे और वह अपनी दादी के साथ रहता था। ठीक है, यहाँ पर सही का निशान लगाना है। नमाज के बाद सब एक दूसरे से के गले मिले, ये भी बिल्कुल सही है, नमाज के बाद सभी एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो बच्चे, जो मैंने प्रश्न आपको कराए हैं ये आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं, याद करने हैं और पाठ को एक बार फिर से अपनी पुस्तक से आपको पढ़ना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning students. Now we start our math online classes for class 3rd. My dear student, in previous class we revised exercise 6.4. Today we will revise exercise 6.5. Student, this exercise is related to word problem, so you listen and understand carefully. Now we start question number first. If 2856 bases are distributed equally among 6 sections, यदि स्टूडेंट 2856 bases 6 सेक्शनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई है, हाउ मैनी bases आर गोट बाय ईच सेक्शन? स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है कि प्रत्येक सेक्शन को कितनी bases मिली है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आवर स्टेटमेंट इज टोटल नंबर ऑफ बैच। स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ बैच कितनी है, 2856। नाउ नंबर ऑफ सेक्शन इन बैच आर डिस्ट्रीब्यूटेड। स्टूडेंट, ऐसे कितने सेक्शन हैं जिनमें बैच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई है, 6। नाउ इस सेक्शन गोट बैच। स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है कि प्रत्येक सेक्शन को कितनी बैच प्राप्त हुई है। सो स्टूडेंट, टोटल बैच को हम नंबर ऑफ सेक्शन से डिवाइड कर देंगे। सो स्टूडेंट, 2856 डिवाइडेड बाय 6। ना भी डिवाइड। स्टूडेंट, सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 डिजिट लेकर डिवाइड करें या 2 डिजिट्स। स्टूडेंट, डिवाइड के अंदर 1 सिंगल डिजिट 2 है, वो डिवाइड के बाहर जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा है। तो स्टूडेंट्स, हम 2 डिजिट्स लेंगे, हमारा नंबर क्या होगा यहाँ पे, 28। ना स्टूडेंट्स, हम चेक करेंगे 6 की टेबल में। स्टूडेंट्स, हम टेबल राइट कर लेंगे, इससे अपना क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम चेक करेंगे 6 की टेबल में 28 आता है, नहीं आता। स्टूडेंट्स, उससे छोटा आता है 24। स्टूडेंट्स, हम यहाँ राइट कर देंगे 24। एंड स्टूडेंट, किस नंबर पे आता है, 4 नंबर पे, वो नंबर हम यहाँ राइट कर देंगे। नाउ माइनस 8 में से 4 को माइनस किया 4, 2 में से 2 को किया 0। स्टूडेंट, नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे 5। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारा नंबर क्या होगा, 45। स्टूडेंट्स, हम अगेन अब 6 की टेबल में चेक करेंगे 45 आता है या नहीं आता। स्टूडेंट्स, उससे छोटा क्या आता है, 42। या हम राइट कर देंगे 42। एंड किस नंबर पे आता है स्टूडेंट्स, 7 नंबर पे, नंबर या राइट कर देंगे माइनस 3, 0। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे 6। स्टूडेंट, अब हमारा नंबर क्या हो गया, 36। स्टूडेंट, हम चेक करेंगे 6 की टेबल में 36 आता है स्टूडेंट 36। हम यहाँ राइट कर देंगे 36।
नाउ स्टूडेंट किस नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। ये नंबर यहाँ राइट कर देंगे। नाउ माइनस 6 में 6 को माइनस किया 0, 3 में से 3 को किया 0। सो स्टूडेंट्स इस सेक्शन गोट 476 बैच। Now question number second, 3 classes contributed equally to raise a fund of rupees 582 for the handicapped children. Students, handicapped बच्चों के लिए 582 रुपीज का फंड इकट्ठा करने में 3 क्लासेस है वो इक्वली कंट्रीब्यूट करती है। नाउ हाउ मच डिड ईच क्लास कंट्रीब्यूट? स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है कि प्रत्येक क्लास का कंट्रीब्यूशन कितना है। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड, टोटल फंड। स्टूडेंट टोटल फंड कितने रुपीज का? 582 रुपीज का। नाउ नंबर ऑफ क्लासेस कंट्रीब्यूटेड इक्वली। स्टूडेंट कितनी क्लासेस इक्वली कंट्रीब्यूट करती है फंड में? 3 क्लासेस। नाउ ईच क्लास कंट्रीब्यूट। स्टूडेंट हमें फाइंड करना है कि प्रत्येक क्लास का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो स्टूडेंट्स टोटल फंड को हम नंबर ऑफ क्लासेस से डिवाइड कर देंगे। सो स्टूडेंट 582 डिवाइडेड बाय 3। नाउ वी डिवाइड। स्टूडेंट सबसे पहले हम डिजिट चेक करेंगे, सिंगल डिजिट ले या 2 डिजिट्स ले। स्टूडेंट डिवाइड के अंदर फर्स्ट डिजिट 5, वो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से उससे बड़ी है। सो स्टूडेंट हम 1 डिजिट पे ही डिवाइड कर देंगे। नाउ स्टूडेंट हम चेक करेंगे 5 3 की टेबल में आता है, नहीं आता, नहीं आता। स्टूडेंट उससे छोटा क्या आता है? 3 किस नंबर पे आता है? 1 पे। नाउ माइनस 2। स्टूडेंट नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे 8। स्टूडेंट अब हमारे पास नंबर क्या हो गया? 28। अब हम चेक करेंगे 3 की टेबल में 28 आता है या नहीं आता? नहीं आता। स्टूडेंट उससे छोटा क्या आता है? 27। वो यहाँ राइट कर देंगे। किस नंबर पे आता है स्टूडेंट्स? 9 नंबर पे। नाउ माइनस 1 0। स्टूडेंट अब नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे 2। नाउ स्टूडेंट अब हमारा नंबर क्या हो गया? 12। अब हम चेक करेंगे 3 की टेबल में 12 आता है? आता है स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ राइट कर देंगे 12। नाउ स्टूडेंट किस नंबर पे आता है? 4 पे। नंबर यहाँ राइट कर देंगे। नाउ माइनस 0 0। सो स्टूडेंट्स इच क्लास कंट्रीब्यूशन इज 194 रुपीज। Question number 3, 283 kg of sugar is packed in 2 kg packets. Student total sugar 283 kg है, उसको 2 kg के पैकेट्स में पैक किया गया है। How many packets are packed and how much sugar remain unpacked? स्टूडेंट्स हमें फाइंड करने हैं कितने पैकेट्स पैक किए गए हैं 2 kg के एंड कितनी शुगर्स है जो अनपैक्ड है, मीन्स जो पैकेट्स में पैक नहीं हो पाई है, बच गई है, वो शुगर कितनी है। क्वेश्चन नंबर 3, अवर स्टेटमेंट इज टोटल शुगर। स्टूडेंट टोटल शुगर कितनी है? 283 kg एंड शुगर पैक्ड इन 1 पैकेट। स्टूडेंट 1 पैकेट में कितनी शुगर पैक की गई है? 2 kg। नाउ नंबर ऑफ पैकेट्स आर पैक्ड एंड रिमेन शुगर। स्टूडेंट हमें फाइंड क्या करना है? टोटल कितने पैकेट्स पैक किए गए हैं एंड कितनी शुगर रिमेन रह गई है। स्टूडेंट टोटल शुगर है उसको एक पैकेट में कितनी शुगर पैक की है? 2 kg, उससे डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट जो क्वोशिएंट आएगा वो तो होगा टोटल पैकेट्स पैक किए गए हैं एंड स्टूडेंट्स जो रिमाइंडर आएगा स्टूडेंट्स वो होगा रिमेन शुगर्स, मीन्स स्टूडेंट जो शुगर पैक नहीं हो पाई वो। नाउ स्टूडेंट्स 283 को 2 से डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 डिजिट ले या 2 डिजिट्स ले। स्टूडेंट डिवाइड के अंदर 2 है और बाहर भी हमें 2 से ही डिवाइड करना है। स्टूडेंट दोनों नंबर इक्वल है, दोनों नंबर इक्वल हो या अंदर वाला नंबर उससे बड़ा हो। फ्रेंड्स हम सिंगल डिजिट से डिवाइड कर देंगे। सो स्टूडेंट 2 बन जा 2। ना माइनस 0। स्टूडेंट नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे 8। ना स्टूडेंट अब किस पे डिवाइड हो गई है? 4 पे। 2 4 जा 8 नंबर यहाँ राइट कर देंगे। 8 में से 8 को माइनस किया 0। स्टूडेंट अब नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे 3। ना स्टूडेंट अब किस नंबर पे डिवाइड होगा? 1 पे। 1 नंबर यहाँ राइट कर देंगे एंड स्टूडेंट 3 में से 2 को माइनस किया 1। सो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ पैकेट्स आर पैक्ड 141 पैकेट्स एंड रिमेन शुगर 1 kg।
Now student question number 4, a jar contains 665 beads. Student एक jar के अंदर 665 beads है. Renu makes 8 necklaces with equal number of beads in each necklace. Student रेनू 8 necklaces बना रही है जिसमें वो equal number of beads use करती है. How many beads are there in each necklace and how many beads are left? Students हमें find करना है कि प्रत्येक नेकलेस में कितने बीड्स है एंड कितने बीड्स लेफ्ट बचे हुए हैं, मीन्स जो किसी भी नेकलेस में यूज नहीं हुए हैं. नंबर 4, अवर स्टेटमेंट इज टोटल बीड्स स्ट्रेंथ कितनी है 665. नाउ नंबर ऑफ नेकलेस इन इक्वल बीड्स यूज्ड. स्ट्रेंथ ऐसे कितने नेकलेस है जिनमें इक्वल बीड्स का यूज किया गया है 8 नेकलेसेस. सो स्ट्रेंथ बीड्स इन ईच नेकलेस एंड बीड्स आर लेफ्ट. स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है कि एक नेकलेस के अंदर कितनी बीड्स है एंड कितनी बीड्स लेफ्ट बची हुई है. सो स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ बीड्स को हम टोटल नंबर ऑफ नेकलेस से डिवाइड कर देंगे. नाउ वी डिवाइड. स्टूडेंट सबसे पहले हम चेक करेंगे हम 2 डिजिट्स लेके डिवाइड करें या सिंगल डिजिट से डिवाइड करें. स्टूडेंट डिवाइड के अंदर सिंगल फर्स्ट डिजिट 6, बाहर वाला नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं 8 उससे छोटी है. सो स्टूडेंट्स हम 2 डिजिट्स लेंगे 66. अब हमारा नंबर स्टूडेंट हम चेक करेंगे 8 की टेबल में 66 आता है या नहीं आता. नहीं आता स्टूडेंट्स. उससे छोटा क्या आता है 64, वो हम यहाँ राइट कर देंगे. 8 नंबर पे आता है वो नंबर यहाँ राइट कर देंगे. नाउ माइनस 6 में से 4 को माइनस किया 2, 6 में से 6 को माइनस किया 0. नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे 5. स्टूडेंट अब नंबर क्या बन गया 25. नाउ स्टूडेंट हम 8 की टेबल में चेक करेंगे 25 आता है या नहीं आता. नहीं आता स्टूडेंट. उससे छोटा क्या आता है 24, वो हम यहाँ राइट कर देंगे. स्टूडेंट किस नंबर पे आता है 3, नंबर यहाँ राइट कर देंगे. नाउ इनको माइनस करेंगे. 5 में से 4 को माइनस किया 1, 2 में से 2 को माइनस किया 0. सो स्टूडेंट्स बीड्स इन ईच नेकलेस, एक नेकलेस में बीड्स कितनी है 83 एंड बीड्स आर लेफ्ट. स्टूडेंट कितनी बीड्स बची हुई है यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या है 1. सो स्टूडेंट 1 बीड लेफ्ट है. I think students you understand, so you can easily revise question number 1st, 2nd, 3rd and 4th. Thank you students. Have a nice day.